बेटा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट अपन बात करते हैं आगे पूरा का पूरा कैसे प्रोसेस चला। बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने अगेन बात की कि अपने पास ये जो है ये अपने पास प्रिमिटिव सी है। हमने आप लोगों से बताया था कि प्रिमिटिव सी है, ये लीजिए इस प्रिमिटिव सी का ये मेरे पास है वाटर, ये लीजिए। हमने बोला कि अपने पास ये प्रिमिटिव सी है तो ये अपने पास क्या हुआ, ये अपने पास हुआ सी वाटर। चले, इस प्रिमिटिव सी में बहुत सारे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो एक दूसरे के नजदीक आ गए। किस वजह से? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, दैट इज पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, खूब सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने और इसी को तो हमने क्या बोल दिया, प्रोटोबायोंट। इसी को तो हमने क्या नाम दिया, प्रोटोबायोंट। अब देखिए सीन कैसे पलटा। सीन ये पलटा कि मैंने कहा ये सी वाटर में अपने पास इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के नजदीक आने से प्रोटोबायोंट बन गया और ये जो सी वाटर था इस सी वाटर के अंदर ही खूब सारी मेटल्स प्रेजेंट थी। ये लीजिए, हमने बोला इसके अंदर खूब सारी मेटल्स प्रेजेंट है, हाँ कि ना। अब अपने पास क्या दिक्कत आई? अपने पास दिक्कत ये आई कि हमने ये देखा कि ये जो मेरे पास न्यूक्लिक एसिड है जो कि इस प्रोटोबायोंट में प्रेजेंट है और प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऐसा था कि उस एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर नहीं थी, तो सन से आने वाली यूवी रेज सीधी की सीधी कहां आ रही थी, अर्थ पे आ रही थी। हार्मफुल यूवी रेज सीधी की सीधी अर्थ पे आ रही थी। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड अपने पास है, ये न्यूक्लिक एसिड वो था जिसमें रिप्लिकेशन की एबिलिटी प्रेजेंट नहीं थी। तो मैंने बोला ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है, नॉन रिप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है नॉन रिप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड, Na बोले तो न्यूक्लिक एसिड। ये मेरे पास नॉन रिप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड है। चले भैया, ये जो नॉन रिप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड है, ये नॉन रिप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ बेटा किसमें, रिप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड में। नॉन रिप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, रिप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड में। कैसे कन्वर्ट हुआ बच्चे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इस न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन करवाया और म्यूटेशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या था अपने पास, यूवी रेज ऑफ सनलाइट। तो मैंने क्या कहा कि हमने बोला कि ये जो मेरे पास नॉन रेप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड था, इस नॉन रेप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड पे यहां पे आके फॉल हुई यूवी रेज। सन की यूवी रेज, जब यूवी रेज यहां पे फॉल हुई तो उसकी वजह से इसमें क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से इसमें हुआ म्यूटेशन। और ये जो न्यूक्लिक एसिड था, ये न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पहला एम अपना कंप्लीट हो गया, हाँ कि ना। मैंने बोला था कि किसी भी सेल के डिवीजन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है कि उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, रिप्लिकेबल, वो अपनी कॉपीज बना ले, ये जरूरी है, नेसेसिटी थी। पहला काम कंप्लीट हुआ। अब हमने बोला था कि यहां पे जो फर्स्ट प्रोटीन बना, यहां पे ये जो फर्स्ट प्रोटीन बना, ये प्रोटीन कैसा था, ये प्रोटीन था नॉन एंजाइमेटिक। मैंने कहा कि अपने पास यहां पे ये जो फर्स्ट प्रोटीन बना, ये फर्स्ट प्रोटीन कैसा था बेटा, ये प्रोटीन मेरे पास था नॉन एंजाइमेटिक। ये प्रोटीन मेरे पास नॉन एंजाइमेटिक था। हुआ ये कि ये प्रोटीन जो था, इस प्रोटीन से कोई सुटेबल मेटल आके बाइंड हुआ। हमने बोला क्या हुआ, ये जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन से यहां से आया सुटेबल मेटल। ये रहा सुटेबल मेटल। ये सुटेबल मेटल आके बाइंड हुआ, किसके साथ बाइंड हुआ, इस प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ।
सुटेबल मेटल आके इस प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ तो ये प्रोटीन कैसा हो गया, ये जो मेरे पास नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन था दैट इज इनएक्टिव प्रोटीन था, ये इनएक्टिव प्रोटीन कैसा हो गया, एक्टिव। तो मैंने बोला इससे फॉर्मेशन हुआ अपने पास एक्टिव प्रोटीन का। जो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन था दैट इज इनएक्टिव प्रोटीन था, इस प्रोटीन से कैसा किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे एक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये प्रोटीन जो था इसमें एंजाइमेटिक एबिलिटीज जो थी वो डेवलप हो गई। अब क्या कहानी हुई, अब ये जो मेरे पास नॉन रेप्लिकेबल जेनेटिक मेटल था, न्यूक्लिक एसिड था, ये न्यूक्लिक एसिड जाके बाइंड हो गया किसके साथ, ये जाके बाइंड हो गया इस एक्टिव प्रोटीन के साथ। तो मैंने बोला कि ये अपने पास न्यूक्लिक एसिड जो था, ये न्यूक्लिक एसिड जाके बाइंड हो गया इस एक्टिव प्रोटीन के साथ और इसने फॉर्मेशन कर लिया बेटा किसका, इसने फॉर्मेशन किया न्यूक्लियो प्रोटीन का। किसका फॉर्मेशन किया, न्यूक्लियो प्रोटीन का। आपको बता दूं ये न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन ही इस बात का एविडेंस था कि हां धरती पे लाइफ तो आ रही है। मतलब अर्थ पे फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो था वो क्या था, यही न्यूक्लियो प्रोटीन, जो किससे बना, न्यूक्लिक एसिड के प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड के प्रोटीन से फ्यूज होने की वजह से बना, जिसको मैंने कहा न्यूक्लियो प्रोटीन। तो मैंने कह दूं कि जब भी क्वेश्चन में पूछे बताओ फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ वाज, तो आप कहोगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो ये था, ये मेरे पास था फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ का सबसे पहला साइन था, वो यही था न्यूक्लियो प्रोटीन। चले अब हुआ ये कि इसके बाद आगे चल के अपने पास फॉर्मेशन हुआ, वो फॉर्मेशन हुआ अपने पास चल के, वो फॉर्मेशन हुआ बेटा ईओ बायोन्ट का। किसका फॉर्मेशन हुआ, ईओ बायोन्ट, या मैं कहूं प्रोटोसेल का फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने बोला आगे चल के किसका फॉर्मेशन हुआ, ईओ बायोन्ट, या मैं कह दूं प्रोटोसेल फॉर्मेशन। ईओ बायोन्ट और प्रोटोसेल का फॉर्मेशन हुआ। अब सवाल ये था सर ये ईओ बायोन्ट प्रोटोसेल जो बना, ये ईओ बायोन्ट प्रोटोसेल था क्या, हां कि ना। बच्चे देखिए मैं अगले स्लाइड में बात करके चलता हूं। जब हम बात कर रहे हैं ईओ बायोन्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये ईओ बायोन्ट प्रोटोसेल क्या था बच्चे, ये ईओ बायोन्ट प्रोटोसेल का मैं डायग्राम बना के चल रहा हूं। अपने पास इस ईओ बायोन्ट में क्या था कि अपने पास ये एक लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा, ये अपने पास एक लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन है, जिसको हमने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मैं कह दूं लिपिड कोट। इस लिपिड कोट के अंदर प्रेजेंट थे क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या प्रेजेंट थे बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट थे अपने पास क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। ये लीजिए, हमने बोला कि ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है येलो वाली स्ट्रक्चर क्या है, ये येलो वाली स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, ये अपने पास है क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन के क्लस्टर्स थे। अपने बोला कि यहीं पे तो अपना एंजाइमेटिक जो प्रोटीन थी वो आके बाइंड हुई थी। हमने बोल दिया कि ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है वो इस न्यूक्लिक एसिड से बाउंडेड प्रोटीन है, दैट इज एंजाइमेटिक प्रोटीन है। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ग्लूकोज फर्मेंटेशन एंजाइम, ये मेरे पास है ग्लूकोज फर्मेंटेशन एंजाइम। ये कौन सी प्रोटीन थी, कौन सी एंजाइम थे, ये वो एंजाइमेटिक प्रोटीन थी जो किसका फर्मेंटेशन कर रही थी, वो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कर रही थी। अब फर्मेंटेशन ही क्यों कर रही थी ये मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास बनी, इस स्ट्रक्चर को ही हमने क्या बोल दिया, इस स्ट्रक्चर को ही हमने बोल दिया प्रोटोसेल या
ईओ बायोन्ट, प्रोटोसेल, या यही स्ट्रक्चर थी ईओ बायोन्ट। तो जब भी पूछे कि अर्थ पे फर्स्ट लाइफ जो थी वो क्या थी, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ ऑन द अर्थ वाज क्या थी, प्रोटोसेल और ईओबायोन्ट, तो मैं कह दूं कि ये क्या थी, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ ऑन द अर्थ। चल भैया, अब इसमें क्या था कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन का जो क्लस्टर था, इट इज सराउंडेड बाय ए लिपिड कोट, मींस इसके ऊपर एक कवरिंग, एक कैप्सूल का फॉर्मेशन हो गया था। और ये कवरिंग और कैप्सूल जो था, ये कवरिंग और कैप्सूल इन केस ऑफ प्रोटोबायोन्ट क्या था बेटा, प्रोटोबायोन्ट में ये कवरिंग और कैप्सूल कंप्लीटली क्या था, एब्सेंट। तो मैंने कहा कि इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जो अपने पास जाइंट मॉलिक्यूल्स थे, जिनमें आपने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट जो था मेरे पास, वो इंपॉर्टेंट क्या था, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये जाइंट मॉलिक्यूल्स थे, प्रेजेंट थे, और सारे के सारे जाइंट मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक लिपिड कोट से कवर्ड थे, दैट इज एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल से कवर्ड थे। तो मैंने बोला ये अपने पास क्या है, ये जो मेरे पास प्रोटोसेल है ये एक लिविंग कैप्सूल है, लिविंग कैप्सूल है। इस लिविंग कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर ही जाइंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मैंने कहा एक लिविंग कैप्सूल है और इसमें क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर जाइंट कंपाउंड्स वो होते हैं बेटा प्रेजेंट, इसके अंदर जाइंट कंपाउंड्स जो है वो है प्रेजेंट। अब सवाल था सर आप हमें बताइए कि इस प्रोटोसेल का ओरिजिन कब हुआ। बेटा इस प्रोटोसेल के अगर हम बात करके चले ओरिजिन के बारे में, तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म का ओरिजिन जो हुआ था ये लगभग हुआ था 3 बिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 3 बिलियन ईयर्स बैक इस प्रोटोसेल और ईओबायोन्ट का ओरिजिन हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। चले अब सवाल था सर ये ईओबायोन्ट बना, इस ईओबायोन्ट के कैरेक्टर्स क्या थे। बच्चे ये ईओबायोन्ट जो था ये वो स्ट्रक्चर थी जो अपने पास ग्रोथ इसमें प्रेजेंट थी, ईओबायोन्ट जो था इसमें ग्रोथ प्रेजेंट थी, मैं पहले बता चुका हूं, इसमें लिपिड कोट प्रेजेंट था, एंड ये जो था इसके जेनेटिक मैटेरियल में रिप्लिकेशन जो था वो रिप्लिकेशन क्या था, प्रेजेंट। और जब जेनेटिक मैटेरियल में रिप्लिकेशन हो रहा है तो इसमें रिप्रोडक्शन भी होगा, मतलब ये वो स्ट्रक्चर थी जिसमें रिप्रोडक्शन जो था वो रिप्रोडक्शन भी क्या था, प्रेजेंट। इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी क्या था, प्रेजेंट। तो जब भी बोले कि फर्स्ट नॉन सेल्युलर लाइफ ऑन द अर्थ वो क्या थी, आप कहोगे प्रोटोसेल या ईओबायोन्ट। और प्रोटोसेल और ईओबायोन्ट था क्या, वो मेनली था क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन व्हिच इज सराउंडेड बाय लिपिड कोट। मेरी बात यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात एकदम क्लियर है, मैं चलूं आगे, कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना कि ये प्रोटोसेल था, ये नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ था, अभी तक अपने पास सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी तक अपने पास सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सेल का फॉर्मेशन अभी बाकी है। अब था सर तो ये बताइए कि सेल का फॉर्मेशन जो था वो सेल का फॉर्मेशन कब हुआ। बेटा ये जो प्रोटोबायोन्ट था, इस प्रोटोबायोन्ट ने आगे चल के सेल बनाई, कैसे बनाई देखो। अपने पास अभी तक प्रोटोबायोन्ट था, हमने कहा कि अपने पास अभी तक जो था वो अपने पास था अभी तक अपने पास जो था वो अपने पास था प्रोटोसेल, ये लीजिए, या ईओबायोन्ट था। चले भैया ये प्रोटोसेल और ईओबायोन्ट जो था, इस प्रोटोसेल एंड ईओबायोन्ट में हुआ बेटा म्यूटेशन। मैंने कहा ये जो प्रोटोसेल ईओबायोन्ट था इसमें हुआ अपने पास म्यूटेशन। जब इस प्रोटोसेल और ईओबायोन्ट में म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से ही फॉर्मेशन हुआ किसका अर्थ पे फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म का। मैंने बोला इसकी वजह से ही अपने पास ये सेल बनी,
इस सेल के बारे में बात करके चले तो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर बनी है पिंक कलर की, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर प्रेजेंट ये व्हाइट कलर का जो मटेरियल हमने बनाया, ये है इस सेल का जेनेटिक मटेरियल। ये मैंने कहा ये अपने पास है इस सेल का जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल के बीच ये जो भरा हुआ ब्लू कलर वाला ये जितना भी पार्ट है, ये है इस सेल का साइटोप्लाज्म। ये है इस सेल का साइटोप्लाज्म, हाँ कि ना। तो जब भी बात करके चले कि सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ, वो इस प्रोटोसेल से हुआ, इयोबायोन्ट से हुआ। मतलब ये जो मेरे पास बना ये है फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ। ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास है फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ। और ये जो सेल थी ये कैसी सेल थी, ये थी प्रोकैरियोटिक। सेलुलर लाइफ में जो फर्स्ट सेल बनी वो कैसी सेल थी बेटा, वो अपने पास एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। अब सवाल यही निकल के आया कि सर ये जो फर्स्ट सेल बनी, इस फर्स्ट सेल के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आप हमें बताइए। बच्चे सबसे पहली बात तो धरती पे फर्स्ट सेल बनी, इस फर्स्ट सेल का ओरिजिन जो हुआ वो ओरिजिन कब हुआ, आज से लगभग 2 बिलियन ईयर्स एगो। सेल्यूलर लाइफ का भाई 2 बिलियन ईयर्स एगो, या मैं बोल के चलूं 2000 मिलियन ईयर्स एगो। ध्यान रखना, या तो 2 बिलियन ईयर्स एगो या बोल दो 2000 मिलियन ईयर्स एगो, दोनों एक ही बात है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म बनी, ये फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म जो था ये मेरे पास थे, ये थे अपने पास यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। केवल ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे जिनका फॉर्मेशन कहां पे हुआ था, सारी की सारी रिएक्शन कहां हुई थी बेटा, ये सी वाटर में हुई थी। मतलब फर्स्ट लाइफ जो बनी वो फर्स्ट लाइफ कहां बनी, सी वाटर में। फर्स्ट सेल कहां बनी, सी वाटर में, हाँ कि ना। तो ये फर्स्ट सेल प्रेजेंट कहां थी, मैंने कहा ये प्रेजेंट थी बेटा, ये प्रेजेंट थी सी वाटर में। जब मैंने कहा कि धरती की पहली लाइफ, पहली सेल जो बनी थी वो दोनों ही सी वाटर में बनी थी, तो मैं कह दूं कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो ऑलवेज ऑलवेज वाटर में होता है, दैट इज सी वाटर में होता है, हाँ कि ना। अब ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बना, फर्स्ट सेल बनी, ये मेरे पास कैसी सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। और प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मैटेरियल जो होता है वो क्या होता है बच्चे, वो होता है नेक्ड डीएनए। इनका डीएनए जो था उनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था, मतलब वो कैसा था, नेक्ड डीएनए था। ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे। कैसा रेस्पिरेशन करते थे, रेस्पिरेशन जो करते थे वो एनएरोबिक करते थे। क्यों, क्योंकि अर्थ के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। जब ऑक्सीजन ही नहीं थी तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म हो सकते थे जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाए। दैट इज, मैंने कहा कि इनमें हो रहा था, वो हो रहा था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें कैसा रेस्पिरेशन हो रहा था, इन ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, हाँ कि ना। ये जो ऑर्गेनिज्म थे, मैंने कहा इनका जो जेनेटिक मैटेरियल था, ये जेनेटिक मैटेरियल क्या था, नेक्ड डीएनए। और मैंने पहले ही बताया कि जब न्यूक्लियोप्रोटीन बना था प्रोटोसेल में, तो उस न्यूक्लियोप्रोटीन के बनने से पहले ही न्यूक्लिक एसिड जो था, उस न्यूक्लिक एसिड में डिवीजन की एबिलिटी क्या हो चुकी थी, डेवलप। डिवीजन की एबिलिटी क्या हो चुकी थी, डेवलप, हाँ कि ना। अब उसमें डिवीजन की एबिलिटी डेवलप हो चुकी थी, और जो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड जो था, वो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कौन सा था, आरएनए। तो ध्यान रखना कि यहां पे जो ये न्यूक्लिक एसिड है, ये कौन सा न्यूक्लिक एसिड है बेटा अपने पास, ये आरएनए है। ये कौन सा न्यूक्लिक एसिड है अपने पास, ये जो न्यूक्लिक एसिड है अपने पास,
ये न्यूक्लिक एसिड कोई और नहीं, ये न्यूक्लिक एसिड है मेरे पास आरएनए। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? आरएनए। लेकिन यहां पे न्यूक्लिक एसिड कैसा था? डीएनए। मतलब जब प्रोटोसेल में म्यूटेशन हुआ तो इस प्रोटोसेल में प्रेजेंट था आरएनए। वो आरएनए किसमें कन्वर्ट हुआ? वो कन्वर्ट हुआ नेक्ड डीएनए में। किसमें कन्वर्ट हुआ? नेकेड डीएनए में। और उसमें रिप्लिकेशन की एबिलिटी प्रेजेंट थी, और जब भी रिप्लिकेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होगी तो मैं कहूंगा वहां पर रिप्रोडक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट सेल ऐसी थी जिसमें रिप्रोडक्शन जो था, वो रिप्रोडक्शन क्या था बेटा? प्रेजेंट। अब यहां पे रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो रहा था। कैसे हो रहा था? मैंने कहा ये फर्स्ट सेल जो थी ये एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। कैसी सेल थी? फर्स्ट सेल जो थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। और प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन के दो बहुत फेमस तरीके हैं, पहला बाइनरी फिजन एंड दूसरा बडिंग। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट सेल किसके थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकती थी? बाइनरी फिजन एंड बडिंग के थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर सकती थी। हाँ कि ना? अब सवाल था सर अब ये फर्स्ट सेल तो बन गई, आपने बता दिया ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। आप हमें ये बताइए कि इस फर्स्ट सेल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? बेटा ये फर्स्ट सेल जो बनी, ये जो अपने पास ऑर्गेनिज्म था, ये अपने पास था कीमो हेट्रोट्रोपिक। कैसा था? कीमो हेट्रोट्रोपिक। मतलब मैं सीधा कहूं सेप्रोट्रोपिक। मैं कहूं सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक वो होता है जो डेड एंड डिकेड मटेरियल से अपना फूड मैटेरियल एब्जॉर्ब करता है, उसी को बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक या कीमो हेट्रोट्रोपिक, या मैं कहूं कीमो हेट्रोट्रोपिक। मेरी यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं थोड़ा सा ईयर्स पे फोकस करता हूं। मैंने बताया था बेटा यूनिवर्स का ओरिजिन जो हुआ वो हुआ 20 बिलियन ईयर एगो। फिर मैंने बताया था हमारा सोलर सिस्टम और अर्थ का ओरिजिन हुआ वो हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। फिर हमने बोला था कि अर्थ पे फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट हुई या लाइफ के लिए जो रिएक्शंस शुरू हुई वो हुई थी अपने पास 4 बिलियन ईयर्स एगो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ जो आई दैट इज इयोबायोंट या प्रोटोसेल आए वो आए 3 बिलियन ईयर्स एगो। और फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, वो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई? वो आई अप्रोक्स 2 बिलियन ईयर्स एगो, और मैं बोलूं 2000 मिलियन ईयर्स एगो। हाँ कि ना? और फर्स्ट जो सेल थी वो सेल कैसी थी? एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था, और वो एक कीमो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म था। हाँ कि ना? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चले, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहां हुआ? सी वाटर में। फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ का फॉर्मेशन कहां हुआ? सी वाटर में। वो सारी की सारी चीज कहां हुई थी? सी वाटर में। इसलिए मैं कहूं कि लाइफ का ओरिजिन जो होता है वो ऑलवेज कहां पे होता है? वो सी वाटर में होता है। क्या अपन आगे चले? अब सवाल था कि सर अपने पास पहली सेल बन गई है, अब हमें बताइए कि ये पहली सेल बनने के बाद धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म्स में तो चेंज आया होगा। बिल्कुल चेंज आया। तो ये बताइए ना कि अपने पास यूकैरियोटिक सेल कब बनी होगी, कैसे बनी होगी? बच्चे अपने पास यूकैरियोटिक जो सेल आई वो शुरू वाली यूकैरियोटिक सेल्स जो थी वो जो थी उनमें धीरे धीरे एरोबिक रेस्पिरेशन की एबिलिटी डेवलप होने लगी थी। कैसे डेवलप होने लगी थी? एरोबिक रेस्पिरेशन की एबिलिटी डेवलप होने लगी थी। जब उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन की एबिलिटी डेवलप होने लगी थी तो कहने का मतलब कि पहले हमें ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर लेंगे उसके बाद हम इस बात पे मूव करेंगे कि भैया हमें क्या बनाना है? हमें बनानी है एक यूकैरियोटिक सेल। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या मैं आगे चलूं? देखिएगा तो अब अपने पास क्या हुआ कि अपने पास ये सेल बन चुकी है। अपने पास बेटा ये सेल बन चुकी है, दैट इज फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमें बात ये करनी थी कि धरती पे ऑक्सीजन आई वो कैसे आई, एंड देन बात करनी है कि एक यूकैरियोटिक सेल आएगी वो कैसे आएगी। हाँ कि ना? तो चाहे तो हम यहीं पे बात कर सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन कैसे होगा। तो हम ये बता दें कि ये जो अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल बनी है, इस प्रोकैरियोटिक सेल से ही बन गई मेरे पास यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, इस प्रोकैरियोटिक सेल में हुआ म्यूटेशन,
और जब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में म्यूटेशन हुआ तो अपने पास कैसी सेल बन गई? अपने पास बन गई यूकैरियोटिक सेल। कैसी सेल बन गई? यूकैरियोटिक सेल। ध्यान रखना, इस यूकैरियोटिक सेल का जो ओरिजिन हुआ था, वो ओरिजिन हुआ था लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ था? 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। और ये यूकैरियोटिक सेल थी, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या था? प्रेजेंट। मैंने बोला इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जो था, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस, वो क्या था बेटा? प्रेजेंट। दूसरी बात, ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल जो थी, ये कैसा रेस्पिरेशन कर रहे थे? ये कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन कर रहे थे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी बोले बताओ यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी, तो आप कहोगे प्रोकैरियोटिक सेल जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई थी, उसमें म्यूटेशन के थ्रू यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। कब? लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो थे वो प्रेजेंट थे। और ये कैसा रेस्पिरेशन कर रही थी? एरोबिक। जबकि ये कैसा कर रही थी? एनएरोबिक। जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही थी तो मैं सीधा कहूं नहीं होगी, वो कब बनी होगी? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बात करता हूं, देखिएगा बच्चे। मैंने कहा कि जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आया वो कैसा था? वो अपने पास था कीमो हेट्रोट्रोप। कैसा था बच्चे? वो अपने पास था कीमो हेट्रोट्रोप्स। ये अपने पास फर्स्ट लाइफ और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म थी। अब ये कीमो हेट्रोट्रोप्स जो थे, कीमो हेट्रोट्रोप्स जो ऑर्गेनिज्म है, इनका न्यूट्रिशन का तरीका क्या था? मैंने बोला कीमो हेट्रोट्रोप्स क्या काम करते हैं? जो प्रिमिटिव ओशियन थे, इनका ओरिजिन कहां पे हुआ था? प्रिमिटिव ओशियन में, सी वाटर में। सी वाटर में खूब सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे। कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने बोला कि सी वाटर में अपने पास खूब सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खूब सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो ये क्या काम करता था? ये करता था, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक कर लेता था। क्या कर लेता था? इनको ब्रेक कर लेता था। किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कंपाउंड्स में। और जब इनको वाटर के अंदर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक कर दिया, तो अब इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वाटर में से क्या कर लेता था बेटा? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब करके अपना नरिशमेंट जो था, अपने जो न्यूट्रिएंट्स थे, उनको ले लेता था। हाँ कि ना? अब जब लगातार ऐसा ही होता जा रहा है तो धीरे धीरे सी में इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की कमी आने लगी। क्यों? क्योंकि इस तरह के खूब सारे ऑर्गेनिज्म जो धरती पे आए वो सबसे पहले कीमो हेट्रोट्रोपिक थे, तो सब ऑर्गेनिज्म ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे सी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनकी कमी आती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो सी के वाटर में क्या हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म, सारे के सारे कंज्यूम हो चुके होंगे। अब जब सी के सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंज्यूम हो गए, तो अब इन कीमो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो था, इनका सर्वाइवल जो था वो खतरे में आ गया। तो क्या हुआ? तो इनमें धीरे धीरे एक नया मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप होने लगा। क्या डेवलप होने लगा? एक न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप होने लगा। और ये जो कीमो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म थे, ये कीमो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे और ये फॉर्मेशन करने लगे किसका? कीमो ऑटोट्रोप्स का। किसका फॉर्मेशन करने लगे बेटा? ये कीमो ऑटोट्रोप्स का। अब सवाल था, सर ये कीमो ऑटोट्रोप्स क्या काम करता है? ये कीमो ऑटोट्रोप्स क्या काम करता है? बेटा ये कीमो ऑटोट्रोप अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसाइज कर रहा था।
किससे कर रहा था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे कर रहा था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। मैंने यहां कहा ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल में ब्रेक करके और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये क्या काम कर रहा था? ये काम कर रहा था कि अपने पास यहां पे प्रेजेंट, जो सी में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्मेशन कर रहा था। वो कर रहा था किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। किसका फॉर्मेशन कर रहा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये यूज कर रहा था अपने नरिशमेंट में, हाँ कि ना? अब सवाल था कि सर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, जब उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा तो इसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आएगी? बेटा ये जो केमो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें जैसे आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह है। ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? ये बैक्टीरिया जैसे आयरन बैक्टीरिया है, ये आयरन सॉल्ट्स जो था, उन आयरन सॉल्ट्स का ऑक्सीडेशन कर देता है। जब आयरन सॉल्ट्स का ऑक्सीडेशन कर देता है मींस अपने पास ये क्या काम करता है? जब इस Fe+2 जो था आयरन सॉल्ट का, इसको Fe+3 में कन्वर्ट करता है। जब Fe+2 को Fe3 में कन्वर्ट करता है तो यहां से एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है बेटा? मैंने बोला यहां से लिबरेट हुई एनर्जी। और जो एनर्जी यहां से लिबरेट हुई, ये उसी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। किस चीज में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड मटेरियल, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। तो ये कौन से हो गए मेरे पास? कीमो ऑटोट्रोप, हाँ कि ना? ये कीमो ऑटोट्रोप ऑर्गेनिज्म है। इनके बाद धीरे धीरे एनवायरमेंट में चेंज आने लगा। धीरे धीरे एनवायरमेंट में चेंज आने लगा। और जो ऑर्गेनिज्म जो थे, जो ये बैक्टीरिया जो थे, इनमें धीरे धीरे बैक्टीरियल क्लोरोफिल डेवलप होने लगा। क्या डेवलप होने लगा? बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो हमने बोला कि धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, इनमें किसका डेवलपमेंट हुआ? इनमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। जब इनमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल डेवलप हुआ तो उसकी वजह से जो नए कंपाउंड बने वो अपने पास बने। वो कौन से बने बेटा? वो अपने पास बने ऑटोट्रोप्स। क्या बने बेटा? ऑटोट्रोप्स। ये जो ऑटोट्रोप्स थे, ये वो ऑटोट्रोप्स थे, वो ऑटोट्रोप्स थे जो लाइट की एनर्जी को यूज करके फूड मटेरियल बना रहे थे। कीमो ऑटोट्रोप्स के बाद आए फोटोऑटोट्रोप्स, जो लाइट की एनर्जी को यूज करके फूड मटेरियल बना रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो थे, ये थे नॉन ऑक्सीजेनिक, मतलब इनमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो कहने का मतलब ये जो थे, इनमें हो रहा था, वो क्या हो रहा था? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो इसी का एग्जांपल मेरे पास है सल्फर बैक्टीरिया। इसी का एग्जांपल मेरे पास क्या आ गया? सल्फर बैक्टीरिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियाज थे, इन बैक्टीरियाज में धीरे धीरे क्लोरोफिल डेवलप होने लगा। मैंने बोला उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो बैक्टीरियाज थे, इनमें क्लोरोफिल डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ बेटा? क्लोरोफिल डेवलप हुआ। जब क्लोरोफिल डेवलप हुआ तो ये जो थे, ये कैसे बने? ये बने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या शुरू हो गया इनमें? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो मैंने बोला ये इसमें क्या हुआ? ऑटोट्रोप्स। ये ऑटोट्रोप्स जो थे, ये वो ऑटोट्रोप्स थे जिनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल अपने पास है, वो एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको अपन बोलते हैं BGA ब्लू एल्गी, हाँ कि ना? ये जो ऑटोट्रोपिक थे, ये वो ऑटोट्रोपिक थे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। लेकिन वो कैसा फोटोसिंथेसिस था? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कैसा हो रहा था भैया? इनमें अपने पास हो रहा था, वो हो रहा था ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस।
मैंने कहा इन ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो उस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले किसका प्रोडक्शन हुआ? O2 का। किसका प्रोडक्शन हुआ? O2 का, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ। तो मैंने बोला यहां पे सबसे पहले क्या काम हुआ? यहां पे हुआ O2 प्रोडक्शन। जब यहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ तो ध्यान रखना, इससे पहले धरती पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो सबसे पहले धरती पे ऑक्सीजन किसने प्रोड्यूस की? फोटोऑटोट्रोप्स में। और फोटोऑटोट्रोप्स का बहुत फेमस एग्जांपल क्या था? वो मेरे पास था, वो अपने पास था साइनोबैक्टीरिया। जब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ सबसे पहले, तो मैंने बोला क्या हुआ भैया? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ। मैंने बोला कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन हुआ, मतलब यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ। जब यहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ, तो ऑक्सीजन जब धरती पे आई तो उससे क्या फायदा हुआ? सबसे पहला चेंज तो ये आया कि इससे पहले धरती पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, और जब फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी तो एनवायरनमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। अब जब ऑक्सीजन आ गई तो वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो था वो कैसे में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में। कैसे एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में। तो अपने पास सबसे बड़ा चेंज आया यहां पे कि यहां पे प्रेजेंट रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया सबसे पहला काम। चले भैया, अब सवाल था सर दूसरा काम क्या हुआ? बेटा अभी तक धरती पे ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है वो अभी तक ऐसे है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस तो खूब सारी हो रही है, लेकिन खर्च ऑक्सीजन उस हिसाब से नहीं हो रही। जब ऑक्सीजन खर्च नहीं हो रही, प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैंने कहा कि अर्थ पे ऑक्सीजन जो था उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऑक्सीजन अबंडेंटली प्रेजेंट थी। ये जो अबंडेंटली ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ये ऑक्सीजन आकाश की तरफ ऊपर गई और धरती से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाके इसने ऑक्सीजन से एक लेयर बना ली, और उस एयर को क्या बोल दिया? ओजोन लेयर। तो मैंने बोला कि इसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? इसके बाद ओजोन लेयर जो थी उस लेयर का हुआ बेटा फॉर्मेशन। कौन सी लेयर का फॉर्मेशन हुआ? ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। धीरे 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 एनवायरनमेंट में चेंज आने लगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म से डेवलप होने लगे जो कि रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। मतलब एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो था वो क्या हुआ? डेवलप। तो हमने बोला इसके बाद क्या होने लगा? इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन जो था वो हुआ बेटा स्टार्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन जो था वो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ? स्टार्ट। अब हमको पता है कि जब एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था तो उस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में मीथेन, अमोनिया अबंडेंटली प्रेजेंट थी। क्या थी? अबंडेंटली प्रेजेंट थी। लेकिन जो ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ, ऑक्सीजन ने तुरंत के तुरंत अमोनिया जो थी उसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया, अमोनिया जो थी उसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया, एंड मीथेन जो थी उसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया। मतलब अब ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट जो बना, इसमें ना तो अमोनिया गैस है ना ही मीथेनॉल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो मैंने बोला कि जब ये काम हुआ तो यहां पे NH3 एंड CH4 जो थी वो अब क्या होगी? एब्सेंट, अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन गैसेस का ऑक्सीडेशन हो चुका है। चले भैया, अब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन हुआ, और यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म हुआ। यहां से पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोट आए, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ, जो कैसा रेस्पिरेशन कर रहे थे? मोस्टली कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन कर रहे थे? एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ कि ना? तो इतनी देर तक हमने जो बात करी वो अपने पास बात करी, वो करी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में, और यहां पे जाके हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है मॉडर्न थ्योरी का, वो होता है बेटा खत्म। चलो मैं आगे। अब सवाल था सर केमिकल इवोल्यूशन में तो बता दिया था कि प्रिमिटिव अर्थ पे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनके केमिकल कंपोजिशन से या कॉम्बिनेशन से सी वाटर में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। हाँ कि ना? ये बात अपन ने समरी की फॉर्म में कर ली थी। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पूरा पढ़ा, इसके बारे में एनसीईआरटी माता क्या कहती है। देखिए क्या कह रही है एनसीईआरटी माता। देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। यहां पे ध्यान देना, 3 बिलियन ईयर्स बैक। कौन सी? नॉन सेलुलर। और फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कौन सी थी? इयोबायोंट, जिसको मैंने कहा प्रोटोसेल, जो क्या था, जिसमें क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन इज सराउंडेड बाय लिपिड कोट। हाँ कि ना? मैंने कहा कि उसमें जाइंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, दैट इज पॉलीसेकेराइड, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे जाइंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। लेकिन सबसे मेन क्या था? न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि बाकी की दोनों चीजें पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड तो प्रोटोबायोंट में भी थी, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक क्या था? न्यूक्लियोप्रोटीन। हाँ कि ना? तो यहां सारे सारे जाइंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे विच आर कवर्ड बाय ए लिपिड कोट। इसलिए हमने बोला था ये एक लिविंग कैप्सूल था जो कि एक कवरिंग से कवर था। हाँ कि ना? आगे बात देखिए। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल, मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट लाइफ बनी, ये फर्स्ट लाइफ कोई और नहीं, ये अपने पास था इयोबायोंट, या क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोसेल। और ये जो प्रोटोसेल था, इस प्रोटोसेल में अपने पास आरएनए भी था, इसमें अपने पास प्रोटीन भी था, इसमें अपने पास पॉलीसेकेराइड भी था, ये जो था इसमें अपने पास लिपिड भी था। हाँ कि ना? और ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो थे, जो प्रिमिटिव ओशियन में बने थे, इन्हीं को ही तो अपन बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स। इन्हीं को तो बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब जो लिविंग कैप्सूल बना था, उस कैप्सूल के अंदर, दैट इज प्रोटोसेल, जो फर्स्ट लाइफ थी, उसके अंदर जाइंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये सारे के सारे क्या थे बेटा? ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें थे प्रेजेंट। चलो भी हम आगे, अगली लाइन में क्या कहती है एनसीईआरटी माता। देखिए, दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स। दीज कैप्सूल का मतलब ये दीज कैप्सूल, ये कैप्सुलेटेड लिविंग फॉर्म। मैंने बोला था कि इयोबायोंट को बोलते हैं लिविंग कैप्सूल, और उसके जेनेटिक मटेरियल में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, रिप्लिकेशन की एबिलिटी थी। इसी के बेसिस पे तो मैंने कहा था ये मेरे पास जो बना, ये मेरे पास जो बना वो थी फर्स्ट सेल, और यहां पे ये बना, ये था प्रोटोसेल, दैट इज इयोबायोंट। और इयोबायोंट जो था, ये एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें जाइंट मॉलिक्यूल्स और जाइंट कंपाउंड्स जो थे, दैट इज आरएनए, प्रोटीन वगैरह, वो सब क्या थे? प्रेजेंट। और ये जो था, इसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी क्या थी? प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि इसका जेनेटिक मेटेरियल था, वो कैसा था? रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल। तो यही तो बात एनसीईआरटी ने लिखी है, यही तो बात एनसीईआरटी ने लिखी है कि दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स, कि उनके ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनको रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब सीधी बात कि वो जेनेटिक मटेरियल का रिप्लिकेशन कर सकता है, तभी तो रिप्रोडक्शन आगे करेगा। हाँ कि ना? चले भैया अंतिम बात देखिए, वो कह रहा है द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। 2000 मिलियन कह दो या फिर बोल दो 2 बिलियन ईयर्स बैक, या कह दो 2 बिलियन ईयर्स बैक। भैया यही तो कह रखा है मैंने, यही तो कह रखा है मैंने। ये लीजिए, फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ जो थी, इस फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ था? ओरिजिन लिख रखा है 2 बिलियन ईयर्स एगो या 2000 मिलियन ईयर्स एगो। चलो भैया मैं आगे, आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी माता? देखिए, यहां तक की बात हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पढ़ चुके। अगली में क्या कह रही है, अगली स्लाइड में देखिएगा। अब अगली लाइन में एनसीईआरटी क्या कहती है? दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स। वो कह रहा है कि जो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ आई वो कैसी थी? सिंगल सेल। मतलब फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर फॉर्म अर्थ पे आई वो कैसा था? सिंगल सेल्स। का मतलब वो मेरे पास था, वो मेरे पास था यूनिसेल्यूलर।
कैसा था? यूनिसेल्युलर। बेटा यही तो बात मैंने बताई आपसे कि फर्स्ट जो सेलुलर फॉर्म आई प्रोकैरियोटिक सेल थी वो कैसी थी? यूनिसेल्युलर। कैसी थी? यूनिसेल्युलर। हाँ कि ना? चले भैया पर आगे लाइन में क्या कह रही है एनसीईआरटी देखिएगा। अगली लाइन में क्या कह रही है? आप कह रही है ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरमेंट ओनली। बच्चे हमने कहा था जितनी भी लाइफ बनी वो सारी की सारी कैसे वाटर में बनी? सी वाटर में बनी। सी वाटर में बनी क्योंकि सारा का सारा केमिकल कंपोजिशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, वो किसके अंदर हुआ? सी वाटर में। इसीलिए तो हमने कहा था कि वाटर जो था उस वाटर में ही लाइफ का ओरिजिन हुआ, इसलिए वाटर लाइफ के ओरिजिन के लिए एसेंशियल है। हाँ कि ना? तो ये बात अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो मैं आगे अगली लाइन में क्या कहता है? दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। बेटा ए बायोजेनेसिस थ्योरी ने तो क्या कहा था कि नॉन लिविंग चीज से सडनली लिविंग चीज बन गई। ये कह रहे कैसे नहीं बना? जो पहली लाइफ की फॉर्म बनी जो किससे बनी थी? जो अपने पास बनी थी नॉन लिविंग, जो अपने पास बनी थी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, वो बहुत धीरे धीरे बनी। मतलब ये जो लाइफ के ओरिजिन का प्रोसेस था ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में पूरा हुआ। ये ऐसा नहीं कि पहले कुछ था और सडनली ऐसा बन गया। हाँ कि ना? इसीलिए ध्यान रखना फर्स्ट लाइफ जो बनी वो बनी एबायोजेनेसिस के थ्रू, और उसके बाद जितनी भी लाइफ बनी वो सारी की सारी किसके थ्रू बनी? बायोजेनेसिस के थ्रू। लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ ये बहुत स्लो प्रोसेस था। इसीलिए मैंने कहा था कि इवोल्यूशन एक स्लो, ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ कि ना? चलो भाई यहां तक की बात क्लियर है। अब इतनी सी बात करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिमाग में आता है, बहुत बेहतरीन सवाल। क्या है? एनसीईआरटी ने भी पूछ रखा। क्या कह रहा है? हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे। अब ये कह रहा है कि तुम्हें ये तो पता है कि फर्स्ट लाइफ की फॉर्म अर्थ पे आ गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गई। अब हमें बताइए कि जब पहली लाइफ आ गई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आ गई, तो उससे डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग स्पीसीज जो थी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग स्पीसीज जो थी, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में जो सेल आई थी वो तो एक ही थी, उससे अलग अलग टाइप की सेल्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज वो कैसे बनी? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो हमारे सामने खड़ा था। इसका जवाब देना भी बाकी है। हाँ कि ना? अब बच्चे इस सवाल का जवाब कि बाकी की लाइफ की फॉर्म्स जो थी वो अपने पास कैसे आई, इसका जवाब है वो अपन आगे वाली क्लासेस में देंगे। क्या देंगे? वो ये देंगे अपन कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की कई सारी थ्योरीज आएगी। जैसे सबसे पहले आएगी लैमार्क की थ्योरी, उस लैमार्क की थ्योरी के बाद आएगी डार्विन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी के बाद आएगी नियो डार्विनिज्म आएगा, उसके बाद में म्यूटेशन वाली थ्योरी आएगी। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करेगी कि कैसे वो जो सिंगल सेल फर्स्ट लाइफ अर्थ पे आ गई थी उससे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ या डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई। वो सारी की सारी थ्योरी जो थी वो इन्हीं के बारे में बताएगी। और कहने का मतलब आगे ये सारी बात पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाले फॉर्मेशन में, प्रोसेस में। तो जब भी बात करके चले कि जो फर्स्ट सेल बनी थी उससे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी कैसे डेवलप हुई, ये डेवलप हुई थ्रू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और हम इस बात के एविडेंस भी देंगे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के थ्रू ही डिफरेंट वैरायटीज और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ है। ये सारे एविडेंसेस अपन लेके चलेंगे। हाँ कि ना? लेकिन उससे पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी कि ये जो मेरे पास थ्योरी जो हमने लिखा कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो थी ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, जिसके दो फेजेस था, एक तो केमिकल इवोल्यूशन, दूसरा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और हमने कहा कि ये मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो यार इतने सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया? क्या ऐसी वजह रही जिसके बेसिस पे बाकी के साइंटिस्ट लोग एग्री हो गए कि हाँ भैया ये थ्योरी एकदम सही है? बेटा उसके पीछे वजह थी। क्या वजह थी? कि बहुत सारे साइंटिस्ट अपने पास ऐसे थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इस बात को प्रूव किया कि हाँ यार
जैसा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कह रही है वैसे ही रिजल्ट हमें भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पक्का केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कुछ ना कुछ सही बात कह रही है, तभी तो हमें ऐसे रिजल्ट मिले। मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उनको ऐसे ही रिजल्ट मिले जैसा इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ने कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया बिल्कुल सही है, हम इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। चले भैया, तो अब सवाल यह था कि सर वो कौन कौन से एविडेंसेस थे, सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से एविडेंस थे जिन्होंने इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को फेवर किया। बच्चे, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को फेवर करने के लिए अपने पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो हमने लिए और हमारी एनसीईआरटी ने भी उन्हीं के बारे में मेनली बात कर रखी है। कौन कौन सा? सबसे पहले था स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा अपने पास था कि जैसा मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया ऐसे सिमिलर टाइप के एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने किए, अदर साइंटिस्ट लोगों का एक्सपेरिमेंट। तीसरा था कि जो अपने पास मेट्योराइट्स हैं, दैट इज जो उल्का पिंड है, उन उल्का पिंड को जब हमने एनालिसिस किया तो उनके एनालिसिस से जो रिजल्ट निकले उनके बिहाफ पे हमने ये कहा कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी सही है, पक्का इसी तरह की चीजें हुई होगी ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ और ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। चले भैया, तो वो कौन से एविडेंस थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किए, उनके बेसिस पे क्या रिजल्ट निकाले जिनके बिहाफ पे उन्होंने इस थ्योरी को, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी को सही ठहराया। ये बात हाँ कि ना? तो कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से वैसे ही रिजल्ट ऑब्टेन किए, प्राप्त किए जैसा कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में आए थे, जिसके बिहाफ पे उन्होंने ये कहा कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी एकदम सही है, हमारे भी रिजल्ट उसी के सिमिलर है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में सबसे पहला जो नाम था वो था मिलर नाम के साइंटिस्ट का, जिसको हम बोलते हैं बेटा मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम बोलते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। बच्चे, 1953 में मिलर नाम का जो साइंटिस्ट था, एसएल मिलर नाम जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट था, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। इस अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्या किया, काम किया, इसने अपनी लेबोरेटरी के अंदर बिल्कुल वैसा ही एनवायरमेंटल कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करी जैसी कि प्रिमिटिव अर्थ पे थी, हाँ कि ना? और फिर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने क्लियर लिख रखा है कि 1953 में एसएल मिलर जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने क्रिएटेड की क्या, सिमिलर कंडीशंस इन ए लेबोरेटरी स्केल। कैसी सिमिलर कंडीशन? जैसी प्रिमिटिव अर्थ पे थी। तो किसके सिमिलर? सिमिलर टू प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ पे जो कंडीशंस थी उनके सिमिलर कंडीशन को क्रिएट कर लिया इसने लेबोरेटरी में। और फिर इस साइंटिस्ट ने स्टडी किया, कैसे किया पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। चलिए मैं इसके पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया। बच्चे, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैं इसी से लेके बात करता हूं, देखिएगा देखिएगा। बच्चे, मिलर जो था, ये मिलर का पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो उसने अपनी लेबोरेटरी में लगाया, वो पूरा का पूरा सेटअप है। उसने अपने पास यहां पे 2 फ्लास्क लिए। एक तो ये बड़े साइज का फ्लास्क, ये बड़े साइज का जो फ्लास्क था, इसकी कैपेसिटी थी, वो थी बेटा 5 लीटर्स की। कितनी कैपेसिटी थी? 5 लीटर्स की कैपेसिटी थी। एक ये छोटे साइज का फ्लास्क, ये छोटे साइज का जो फ्लास्क लिया, इसकी कैपेसिटी थी, वो थी बेटा 500 ml की। कितनी कैपेसिटी थी? 500 ml की, हाँ कि ना? इसने क्या काम किया, ये जो 5 लीटर्स 500 ml वाला जो फ्लास्क था, इस 500 ml वाले फ्लास्क में इसने ले लिया वाटर। इसमें क्या लिया? वाटर लिया। चले, जबकि ये वाला जो फ्लास्क था, इस वाले फ्लास्क में इन्होंने वो गैसेज ली जो कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में अबंडेंटली प्रेजेंट थी। बताओ, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट थी? प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में अपने पास प्रेजेंट थी CH4, NH3,
एंड हाइड्रोजन। तो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में जो गैसेज प्रेजेंट थी वो गैसेज कौन कौन सी थी? वो गैसेज थी अपने पास मेनली तीन। कौन कौन सी? यहां पे अपने पास थी CH4, NH3 एंड H2। ये तीन गैसेस थी जो प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर पे अबंडेंटली प्रेजेंट थी। उन्होंने तीनों की तीनों गैसेज को एक स्पेसिफिक रेशियो में लिया। सर वो स्पेसिफिक रेशियो जो था जिसमें उन्होंने गैसेज को इन 5 लीटर वाले फ्लास्क में लिया, वो रेशियो क्या था? वो जो रेशियो था वो रेशियो था अपने पास 2:1:2, 2:1:2। मतलब यहां पे तीनों टाइप की गैसेस में सबसे कम कौन सी थी? सबसे कम उन्होंने ली अमोनिया। कौन सी गैस ली बेटा? अमोनिया। मेरी बात क्लियर है? अब ये गैसेस का मिक्सचर इन्होंने 5 लीटर वाले फ्लास्क में ले लिया एंड इस 5 लीटर वाले फ्लास्क में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए। ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स इन्होंने लगाए, ये इलेक्ट्रोड्स जो थे ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स थे। किसके इलेक्ट्रोड्स थे? मैंने बोला ये 2 इलेक्ट्रोड्स उसने लगाए और ये इलेक्ट्रोड्स किसके थे? ये अपने पास टंगस्टन के बने हुए इलेक्ट्रोड्स थे। हाँ कि ना? ये टंगस्टन के बने हुए इलेक्ट्रोड्स थे। चलो भैया आगे। नेक्स्ट इन्होंने यहां पे ये लगाया अपने पास 2 वैक्यूम पंप। सवाल था सर इस वैक्यूम पंप का क्या काम था? बेटा उसको अपने पास जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना था वो प्रिमिटिव अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना था। मतलब प्रिमिटिव अर्थ वो था जिसका एनवायरनमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो उसे क्या करना था कि ये सारी की सारी चीजें करने से पहले इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में से जो एयर थी, जो ऑक्सीजन थी, उसको रिमूव करना था। तो ये क्या काम करता है? ये क्या करता है बेटा? ये रिमूव करता है, रिमूव एयर, और मैंने कहा O2 को रिमूव करके यहां पे वैक्यूम क्रिएट करता है ताकि केवल वो ही मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट रहे जिसे वो यहां पे डालता है। उसके अलावा कोई भी मटेरियल यहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। चले भैया, अब यहां पे इसने ये एक लगा दिया बेटा कंडेंसर। ये कंडेंसर जो है, ये कंडेंसर वाटर के कंडेंसेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर में। तो ये जो कंडेंसर इन्होंने लिया, इसका काम क्या था? इसका काम है कंडेंसेशन ऑफ वाटर। इसका क्या काम है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर। चले, अब ये पूरा का पूरा उसका सेटअप था। अब सवाल था सर ये सेटअप तो उसने पूरा का पूरा बना लिया, लेकिन अब ये बताओ ये सेटअप बनाने के बाद उसने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया? बच्चे देखिए, मैंने कहा कि उसने ये 5 लीटर का जो फ्लास्क था उसमें ये गैसेस लेके कैसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करी? जैसा प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ था, जिसमें ये 3 गैसेस अबंडेंटली प्रेजेंट थी। चले भैया, छोटा वाला जो उसके पास फ्लास्क था जो 500 ml का था, उसमें उसने लिया वाटर। अब इसको वैक्यूम क्रिएट करने के बाद ये सारी चीजें डाल के ये अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। एक्सपेरिमेंट क्या किया? स्टार्ट किया। कैसे किया? सबसे पहले उसने क्या काम किया बच्चे? सबसे पहले उस साइंटिस्ट ने ये जो अपने पास टंगस्टन के इलेक्ट्रोड है, इन टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। किसके साथ जोड़ दिया? बैटरी के साथ। और ये बैटरी जो थी ये लगभग 7500 वोल्ट की बैटरी थी। 7500 वोल्ट की बैटरी थी। हाँ कि ना? चले भैया अपन आगे। अब क्या कर रहा है? ये 7500 वोल्ट की जो बैटरी थी, इन बैटरीज को इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया और जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को टच कर रहे हैं तो उनके टच करने की वजह से यहां पे हो रहा है बेटा स्पार्क डिस्चार्ज। ये जो स्पार्क डिस्चार्ज है, इस स्पार्क डिस्चार्ज की वजह से इस बड़े वाले फ्लास्क का टेम्परेचर हो गया लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड।
लगभग क्या हो गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बहुत फेमस सवाल यहां पे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये बताइए कि ये स्पार्क डिस्चार्ज था, इस स्पार्क डिस्चार्ज से क्या हुआ? इस स्टार्च डिस्चार्ज की वजह से यहां का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई था, और वो हाई टेम्परेचर था, उसमें ये गैसेज जो थी इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। तो मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का काम क्या हुआ? इस इलेक्ट्रोड का काम हुआ एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। किसकी तरह काम किया? सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। तो मैंने बोला एक्ट्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। किसकी तरह काम कर रहा है इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहा है, हां कि ना? अब पहला काम क्या हुआ? पहला काम हमने कर लिया कि बड़े वाले फ्लास्क में वो गैसेस ले ली जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में थी। हमने इस इलेक्ट्रोड्स को 7500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ के स्पार्क डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया, और ये स्पार्क डिस्चार्ज था, इसकी वजह से टेम्परेचर किस तरह हो गया? लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये पूरा का पूरा प्रिमिटिव अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हो गई। अब हमने क्या शुरू किया? अब इस साइंटिस्ट ने क्या काम किया बेटा? जो स्मॉल वाला उसका फ्लास्क था जिसमें पानी था, इस पानी को बॉईल करना शुरू कर दिया। इस पानी को क्या शुरू कर दिया बेटा? बॉईल करना शुरू कर दिया। मैंने बोला जब ये पानी बॉईल हुआ तो ये जो पानी पहले लिक्विड फॉर्म में था, ये पानी किस में कन्वर्ट होने लगा? ये जो पानी बॉईल किया तो ये पानी जो था, ये पानी अब कन्वर्ट होने लगा किस में? वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट होने लगा? ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा, और ये यहां से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा, हाँ कि ना? आपको पता है कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट था? वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था। किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। ये पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, और ये वेपर इस स्मॉल वाले फ्लास्क से निकलकर इस ट्यूबुलर पार्ट से होती हुई इस बड़े वाले फ्लास्क में पहुंची, जहां पे टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रिमिटिव गैसेस दैट इज मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट थी। जब इतने हाई टेम्परेचर पे ये वाटर की वेपर जो थी, ये वाटर की वेपर पहुंची इस चैम्बर में, तो इस चैम्बर में जाके इन वाटर की वेपर ने इन प्रिमिटिव गैसेस के साथ रिएक्शन करी। क्या करी? इन प्रिमिटिव गैसेस के साथ रिएक्शन, और प्रिमिटिव गैसेस के साथ रिएक्शन करी। और आपको पता है कि जब वाटर वेपर इनके साथ रिएक्शन करेगी, वाटर वेपर अब इनके साथ क्या करेगी? रिएक्शन। तो पक्का पानी के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनाएंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने कुल मिला के कहा कि इन सारी की सारी चीजों ने वाटर के साथ क्या करी? रिएक्शन करी। ये लीजिए, और ये वाटर वेपर इधर से निकलते हुए ये वाटर वेपर पहुंचा H2O वेपर जो था, ये वेपर पहुंचा इस कंडेंसर में। अब ये कंडेंसर थी, इसकी कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर में इस जगह से पानी एंटर हो रहा है, और जो पानी एंटर हो रहा है वो अपने पास है कोल्ड वाटर। कैसा पानी अंदर जा रहा है? कोल्ड वाटर। जब इस कोल्ड वाटर के संपर्क में, कांटेक्ट में आई ये वाटर वेपर, तो ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गई? ये वाटर वेपर इस कोल्ड वाटर के संपर्क में आई, और कोल्ड वाटर के संपर्क में आते ही ये जो वाटर वेपर थी, ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। मतलब अभी तक जो H2OV था वो H2O अब क्या बन चुका है? वो H2OL4 लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि वाटर वेपर फॉर्म में था, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। जब ये कोल्ड वाटर के संपर्क में आई, कांटेक्ट में आई, तो ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। मैंने कहा था यही कि क्लाउड्स जो था, उन क्लाउड्स का कंडेंसेशन हुआ। कब? जब अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ तब। और कंडेंसेशन के बाद वाटर जो था, वाटर वेपर थी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई और रेन की फॉर्म में अर्थ पे आई, हाँ कि ना? तो सेम वैसा ही तो कार्यक्रम यहां पे हो रहा है कि हमने कोल्ड वाटर यहां से दिया, कोल्ड वाटर के संपर्क में, कांटेक्ट में जब ये वाटर वेपर आई, तो ये वाटर वेपर जो थी इसका कंडेंसेशन हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। लेकिन ये जो कोल्ड वाटर हमने दिया था, ये कोल्ड वाटर इस हॉट वेपर के कांटेक्ट में आके
क्या हो गया, गर्म हो गया। तो हमने बोला कि इधर से वाटर आउट हो रहा है, और जो आउट हो रहा है वाटर, वो कैसा वाटर है, वो मेरे पास है हॉट वाटर। कैसा वाटर है, हॉट वाटर। तो ध्यान रखना, कंडेंसर में जो वाटर एंटर करता है वो तो होता है कोल्ड वाटर, और जो वाटर बाहर निकलता है वो वाटर कैसा होता है, हॉट वाटर। उस कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कौन कन्वर्ट करती है, वाटर वेपर। लेकिन वाटर वेपर खुद क्या हो गई, ठंडी हो गई, उसका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद ये वाटर वेपर जो थी, ये वाटर वेपर यहां से ड्रॉप्स की फॉर्म में, ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स करके नीचे आने लगी। हाँ कि ना, ये जो ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स लिक्विड फॉर्म में नीचे आ रही है, ये तो बिल्कुल मैंने कहा कि ये वाटर की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और लिक्विड में बूंद बूंद करके नीचे आ रही है। अरे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे क्लाउड्स जो था उनमें वाटर वेपर प्रेजेंट थी। जब अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ था तो क्या हुआ था, वाटर का कंडेंसेशन, और वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके अर्थ पे गिर रहा था, अर्थ पे फॉल हो रहा था। उस अर्थ पे फॉल होने की वजह से ही तो हमने बोला था क्या हुई थी, रेन। हाँ कि ना। तो मैंने कहा कि यहां वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया, और वो वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब ये किसके सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया रेनफॉल के। किसके सिमिलर हो गए, रेनफॉल के सिमिलर हो गया। अब आपने एक चीज और नोटिस की थी, क्या नोटिस की थी, हमने नोटिस किया था केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में, अब जब रेनफॉल हुआ था तो प्रिमिटिव गैसेस जो थी वो पानी के साथ साथ चली गई थी, और वो पानी जाके कहां इकट्ठा हो गया था, डिप्रेशंस ऑफ अर्थ में, धरती पे जो सरफेस पे जो गड्ढे थे वहां जाके पानी इकट्ठा हो गया था, और डिप्रेशंस ऑफ अर्थ विच आर फिल्ड विद वाटर, उन्हीं को तो हमने कहा था ओशियन, कि फिर इनसे क्या बन गए, ओशियन, प्रिमिटिव सी बन गए। तो बिल्कुल यही हुआ। ये वाटर जो ड्रॉप्स थी, इन वाटर ड्रॉप्स में कौन सी गैसेस है, ये प्रिमिटिव गैसेस, दैट इज मीथेन भी है, अमोनिया भी है, हाइड्रोजन भी है, और ये प्रिमिटिव गैसेस पानी के साथ आती है, और ये पूरा का पूरा मटेरियल जो था, ये मटेरियल आके कहां इकट्ठा होगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो पूरा सेटअप है, इसका ये जो पार्ट है जिसको हमने बोला ये यू शेप्ड जो पार्ट है, इस यू शेप्ड पार्ट में आके ये पूरा का पूरा लिक्विड वाटर जो था ये ट्रैप हो गया। ये मेरे पास है लिक्विड वाटर इन ट्रैप, ये लिक्विड वाटर इन ट्रैप हुआ। ये कैसा पार्ट है, यू शेप्ड पार्ट। तो मैं इसको बोल दूं कि ये मेरे पास है यू ट्रैप। ये क्या है, यू ट्रैप। ये इस यू ट्रैप में वाटर प्रेजेंट है जो कहां से आया है, जो रेन की फॉर्म में यहां पे आया है, और ये वो वाटर था जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये अर्ली गैसेस है, ये प्रेजेंट है। हाँ कि ना। ये तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन हुई जो किसमें थी, जो अपने पास प्रिमिटिव ओशियन के वाटर में थी। तो मैं कहूं कि ये लिक्विड वाटर ट्रैप वाला जो रीजन है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये बिल्कुल अर्थ के उन डिप्रेशन की तरह काम कर रहा है विच आर फिल्ड विद वाटर, मतलब प्रिमिटिव ओशियन की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला पार्ट किसकी तरह काम कर रहा है, ये वाला पार्ट काम कर रहा है अपने पास प्रिमिटिव ओशियन की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, ये प्रिमिटिव ओशियन की तरह काम कर रहा है। हाँ कि ना। अब ये प्रिमिटिव ओशियन जो था, ये प्रिमिटिव ओशियन की तरह काम कर रहा है। चले भैया, अब ये जो एक्सपेरिमेंट जो था, इस एक्सपेरिमेंट को हमने लगातार रिपीट किया अप्रोक्स 18 डेज तक। मतलब इस पूरे के पूरे साइकिल को हम रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं लगभग 18 डेज तक। जब हमने 18 डेज तक इस पूरे के पूरे साइकिल को रिपीट किया, मतलब 18 डेज तक जब हमने स्पार्क डिस्चार्ज दिया, इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया, तो 18 डेज के बाद हमने ये जो यहां पे लिक्विड मेटेरियल था, इस लिक्विड मेटेरियल को चेक करके देखा। क्या करके देखा, चेक। जब हमने इस लिक्विड मेटेरियल को चेक करके देखा तो क्या देखा कि ये जो वाटर जो इस लिक्विड ट्रैप वाले रीजन में प्रेजेंट है, ये वाटर जो इस लिक्विड वाटर ट्रैप वाले रीजन में प्रेजेंट है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑब्वियस था, जब हमने कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ वाली कर दी तो हमने भी तो बताया था कि अर्ली गैसेज वाटर से रिएक्शन करती है और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, और फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हाँ कि ना। तो मैंने बोला कि ये जो मेरे पास वाटर जो था,
ये जो था वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक पार्ट अपने पास, इसको लगभग कितने दिन बाद एनालिसिस किया गया? लगभग 18 दिन, 18 डेज बाद मिलर ने इसको एनालिसिस किया और एनालिसिस करके उन्होंने रिजल्ट निकाला। क्या निकाला देखिएगा। मैंने बोला कि इन्होंने क्या काम किया, इसको एनालिसिस किया, ये वाटर जो लिया इसको किया एनालिसिस, आफ्टर 18 डेज, कितने दिन के बाद इसको एनालिसिस किया? आफ्टर 18 डेज। किसने किया? मिलर ने। किसने किया? मिलर ने। जब मिलर ने इसको 18 डेज बाद एनालिसिस किया तो क्या देखा कि ये जो मेरे पास वाटर था, जो इस लिक्विड वाटर इन ट्रैप और यू ट्रैप वाले रीजन में प्रेजेंट था, इसके अंदर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। दैट इज क्या मिले उसको? यहां पे उसको मिले बेटा अमाइनो एसिड्स। क्या मिले उसको? अमाइनो एसिड्स। हां कि ना? अब जब भी सवाल पूछे कि बताओ मिलर जो था, उस मिलर ने ये वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, इसको कौन से पार्ट ऑफ से लिया अपने इंस्ट्रूमेंट के? तो ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट के कौन से पार्ट से लिया? लिक्विड वाटर इन ट्रैप, या मैं कहूं ये यू ट्रैप और ये यू शेप्ड जो पार्ट था, यहां से इसने इस मैटर को कलेक्ट किया। और मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से कौन सी चीज का फॉर्मेशन किया? मिलर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड था फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। किससे रिलेटेड था? अमाइनो एसिड्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड था। अब सवाल उठा, सर आपने कहा कि मिलर ने अमाइनो एसिड बनाए। बिल्कुल बनाए भाई, लेकिन कौन से बनाए? मिलर ने जो अमाइनो एसिड बनाए वो अमाइनो एसिड मेनली 3 अमाइनो एसिड थे। सबसे इंपॉर्टेंट कितने अमाइनो एसिड थे? 3। कौन कौन से? सबसे पहला अमाइनो एसिड यहां पे था, वो अपने पास था एलेनिन। सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा था? एलेनिन। दूसरा अमाइनो एसिड जो यहां पे था उसको अपन बोलते बेटा एस्पार्टिक एसिड। दूसरा है वो है एस्पार्टिक एसिड। एंड तीसरा एंड सबसे सिंपल टाइप का अमाइनो एसिड जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइसिन। तो ध्यान रखना, जब भी पूछे कि मिलर एक्सपेरिमेंट किस चीज के पर बेस्ड था, तो आप कहोगे कि मिलर एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? ये 3 अमाइनो एसिड, दैट इज एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। ये 3 अमाइनो एसिड थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलो भाई मैं आगे, यहां तक की मेरी बात क्लियर है? हाँ कि ना? अब याद करो, जब आपने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी थी तो ये जो गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ये वाटर में रिएक्शन कर रही थी और करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही थी। दैट इज उसमें अमाइनो एसिड था कि नहीं था? हाँ, अमाइनो एसिड था। और फिर उस अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से ही किसका फॉर्मेशन हुआ था? प्रोटीन का। और प्रोटीन को मैंने कहा था जाइंट मॉलिक्यूल, या मैं कहूं मैक्रोमोलिक्यूल, या मैं कहूं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस कि नो? तो कहने का मतलब ये जो अमाइनो एसिड थे ये क्या थे? ये थे अपने पास सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या थे भैया? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चले भैया अपना आगे। तो ध्यान रखना है, यहां पे सबसे पहले कौन सी गैस ली? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और उसके ऊपर से क्या पास की? वाटर वेपर। इसीलिए एनसीईआरटी ने यहां पे H2O लिखा हुआ है। इसीलिए एनसीईआरटी ने यहां पे क्या लिखा हुआ है? H2O। क्यों? क्योंकि इन 3 गैसेस के ऊपर से हमने क्या पास की थी? वाटर वेपर। हाँ कि ना? तो ये फ्लास्क जो था, इस फ्लास्क में तो हमने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया। कंडेंसर जो था वो रेनफॉल करवाने जैसी एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल था। और ये यू ट्रैप और लिक्विड वाटर इन ट्रैप जो था, ये प्रिमिटिव ओशियन की तरह काम कर रहा था। यस कि नो? चले, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो थे वो एनर्जी के सोर्स की तरह काम कर रहे थे। और ये जो स्पार्क डिस्चार्ज था, इसकी वजह से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, तो हमें वैसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन यहां पे क्रिएट करनी थी। और इस हिसाब से मिलर ने किसका सिंथेसिस कर दिया था? अमाइनो एसिड का। सबसे
इंपॉर्टेंट 3 अमाइनो एसिड, दैट इज एलेनिन अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन एसिड। ये तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो भैया हम आगे अब कहते हैं कि भैया हमारी एनसीईआरटी माता क्या कहती है। सुनिए क्या कहती है, क्या कहती है। एनसीईआरटी माता ने पहली बात में कह दिया था कि 1953 में मिलर, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने अपनी लेबोरेटरी में प्रिमिटिव अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। यह बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अब ध्यान से सुनना। वो क्या कह रहा आगे, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग, क्या था उसमें, CH4H2 अमोनिया। तो यही तो बात मैंने कहा कि ये अपने पास बड़े साइज का फ्लास्क का, दैट इज 5 लीटर्स का फ्लास्क था, जिसमें उसने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, दैट इज स्पार्क डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया। किससे, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से। इस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था, 7500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था, जिसकी वजह से टेम्परेचर कितना हो गया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इन गैसेस के ऊपर से पास की थी उन्होंने वाटर वेपर। तो वही तो कहा कि टोटल मिला के कितनी चीज ली, 4 चीजें, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। यही तो बात कह रहा है कि उसने क्लोज फ्लास्क में क्या प्रेजेंट था, मीथेन प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, अमोनिया प्रेजेंट थी एंड वाटर वेपर थी। और टेम्परेचर कितना था बेटा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि स्पार्क डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। हाँ कि ना। चले, अब मैंने कहा था मिलर का एक्सपेरिमेंट जो था वो किस चीज के सिंथेसिस से रिलेटेड था, वो था अमाइनो एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट कितने, 3, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। तो यही तो कहा, ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। चले भैया, इतनी सी बात कह के एनसीईआरटी ने इतनी सी बात कही, मतलब मिलर एक्सपेरिमेंट जो था पूरे का पूरा जो था उसका कंक्लूजन यहां पे हमने डिस्कस कर लिया। और मिलर को अमाइनो एसिड मिले तो उसने कहा कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी यही कहती है कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जो थे वो वाटर के अंदर रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पे और फॉर्मेशन करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में उन्हें भी अमाइनो एसिड मिले थे और मुझे भी क्या मिले हैं, अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी करेक्ट है, सही है, मैं उसको फेवर करता हूं। चले भैया बना के अब बात थी सब, मिलर ने तो अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया, क्या मिलर के अलावा और भी लोग आए? हाँ, मिलर के अलावा बेटा और बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए। एनसीईआरटी लिख रखा है अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट। किसके सिमिलर एक्सपेरिमेंट, सिमिलर टू मिलर। किसके सिमिलर एक्सपेरिमेंट, सिमिलर टू मिलर एक्सपेरिमेंट। किसके एक्सपेरिमेंट के सिमिलर, मिलर के एक्सपेरिमेंट के सिमिलर। अब बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने भी अपनी लेबोरेटरी में प्रिमिटिव अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और मिलर की तरह ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उन्हें क्या मिला, हमने यहां पे देखा कि मिलर ने जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो मिलर को क्या मिला था, मिलर को यहां पे मिले थे बेटा अमाइनो एसिड्स। मिलर को क्या मिले यहां पे, अमाइनो एसिड। लेकिन जब अदर साइंटिस्ट लोगों ने किया तो हमने बोला कि अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा और आगे लेके चलें तो हमने बोला ये कंपाउंड लिया बाई अदर साइंटिस्ट। जब दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्या मिला, देखिए जब दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें कई सारी चीजें मिली। कौन कौन सी चीजें, साइंटिस्ट लोगों को मिला बेटा यहां पे फैट। आपको याद होगा कि फैट भी प्रिमिटिव ओशियन में बना था। दूसरी चीज उन लोगों को मिली शुगर। आपने देखा था मोनोसैकेराइड जो था वो भी बना था हेक्सोज और पेंटोज की फॉर्म में, पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट उन लोगों को मिले नाइट्रोजन बेस।
पता है कि जब न्यूक्लिक एसिड बना तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बेस चाहिए थे, दैट इज प्यूरिन एंड pyrimidine। तो प्यूरिन एंड pyrimidine का फॉर्मेशन हुआ। एंड इसके अलावा अंतिम चीज यहां मिली, वो मिला यहां पे पिगमेंट। पिगमेंट आपको याद होगा जब कीमो ऑटोट्रोप से नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रोप बने थे, फोटोऑटोट्रोप बने थे, सल्फर बैक्टीरिया बने थे, तो मैंने कहा कि उसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल डेवलप हुआ, और उसके बाद जब साइनोबैक्टीरिया बने थे तो उनमें क्लोरोफिल डेवलप हुआ था, वो क्या था? पिगमेंट। मतलब कुल मिला के इन्होंने कहा कि ये सारी की सारी चीजें जो थी, ये सारी की सारी चीजें उन्हें दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये सारी की सारी चीजें जो थी, ये सारी की सारी चीजें ऑब्टेन की। हाँ कि ना? तो जब ये सारी की सारी चीजें मिली तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी के टाइम पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में बनी थी। तो इसका उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कहा कि भैया ये केमिकल इवोल्यूशन जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं तो सही है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते। इस थ्योरी में कुछ हद तक कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तो मतलब ये उसका हो गया दूसरा फेवर। ये लीजिए, ये रहा सेकंड नंबर का फेवर जिसने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने को सपोर्ट किया। क्या कहती है एनसीईआरटी? माता देखिए, ये कह रहा है अदर्स ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर, मैंने शुगर लिखा है, नाइट्रोजन बेस, मैंने नाइट्रोजन बेस भी लिखा है, पिगमेंट्स, मैंने पिगमेंट्स भी लिखा है, एंड फैट्स, मैंने फैट्स भी लिखा है। तो इनका जो फॉर्मेशन था वो किसने किया ऑब्जर्व? मिलर के अलावा बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने किया जिन्होंने मिलर के सिमिलर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो उनका रिजल्ट भी किसके सिमिलर था? सिमिलर टू केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। और उसके बेसिस पे कहा कि मॉडर्न थ्योरी क्या है, एकदम सही है, हमारे रिजल्ट उससे मैच कर रहे हैं। अब तीसरा और एक और बेहतरीन एविडेंस अपने पास। अगला जो एविडेंस है वो अगला एविडेंस है बेटा एनालिसिस ऑफ मेट्योराइट कंटेंट्स। बच्चे देखिए, आपको पता है मेट्योराइट्स क्या होता है? मेट्योराइट बोलते हैं उल्का पिंड को। आपने न्यूज में पढ़ा होगा बार बार कि भैया उधर से मेट्योराइट उल्का पिंड आ रहे हैं, अर्थ की तरफ आ रहे हैं, अर्थ पे कोई उल्का पिंड आके गिरा। ये बातें आपने बार बार सुनी होगी, हाँ कि ना? तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यही काम किया। वो जो मेट्योराइट आया था, उस मेट्योराइट को जो उल्का पिंड अर्थ पे आके गिरा था, उसी को एनालिसिस किया। देखिए क्या किया हमने बोला, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इनके पास आया, ये आए मेट्योराइट्स। जब ये मेट्योराइट्स आए तो साइंटिस्ट लोगों ने इन मेट्योराइट्स को किया बेटा एनालिसिस। जब उन्होंने इन मेट्योराइट्स को एनालिसिस किया तो उन्होंने क्या देखा कि इन मेट्योराइट्स के अंदर उन्हें मिली मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर क्या थी? प्रेजेंट। उस मेट्योराइट में ये सारी की सारी चीजें क्या थी बेटा? प्रेजेंट थी। अब आपको याद है मैंने अभी बताया कि अर्थ का जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उसमें भी तो मीथेन प्रेजेंट थी, अमोनिया भी प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट थी। मतलब ये सारी की सारी चीजें किसके सिमिलर थी? अर्थ के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के सिमिलर थी। और ये सारी की सारी चीजों के बारे में केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो थी उसने भी बताया था। तो मैंने बोला कि ये सारी की सारी चीजें किसके सिमिलर है? सिमिलर टू केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। अरे हाँ, तो मैंने बोला कि ये किसके सिमिलर है? ये मेरे पास है सिमिलर टू केमिकल इवोल्यूशन। किसके सिमिलर है? केमिकल इवोल्यूशन के सिमिलर है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। जब हमने बोला कि हमारे जो मेट्योराइट्स थे उन मेट्योराइट्स पे ये चीजें प्रेजेंट थी, तो इन चीजों के मिलने से क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला बेटा? इन चीजों के मेट्योराइट में मिलने से तो ये रिजल्ट निकला कि जैसा हम सोच रहे हैं कि अर्थ पे इस तरह की चीजें बनी होगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट लाइफ बनी। अगर ये चीजें मेट्योराइट्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब मेट्योराइट्स में भी
केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब हो सकता है आगे मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके इन मेटियोराइट्स पे भी लाइफ का ओरिजिन हो जाए। हां कि ना? हां कि ना? तो मेटियोराइट्स जो है वो अपने पास अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट का पार्ट होगा, अपने पास स्पेस का पार्ट होगा। हां कि ना? तो मैं ये कह दूं कि इसके बेसिस पे रिजल्ट ये निकला कि केमिकल इवोल्यूशन इज ऑल्सो रनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पेस और अदर प्लैनेट्स। तो मैं ये कह दूं कि इससे क्या रिजल्ट निकला? केमिकल इवोल्यूशन स्टिल chemical evolution is still running on other planets or other part of space। अदर पार्ट ऑफ स्पेस। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये केमिकल इवोल्यूशन जो है ये अर्थ के अलावा स्पेस के दूसरे पार्ट में भी, या कहीं और पूरे स्पेस में कहीं और, या किसी दूसरे प्लेनेट पे भी चल रहा है। तभी तो बिल्कुल वैसी ही चीजें मेटियोराइट्स में प्रेजेंट है जैसी हमें केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के दौरान मिली थी। यस कि नो? तो जब भी पूछे तो एनसीईआरटी ने ये 3 बहुत फेमस एग्जांपल्स ले रखे हैं जिनके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो है ये थ्योरी एकदम करेक्ट है। अब कंपैरिजन करते हैं कि एनसीईआरटी माता क्या कहती है, सुनिएगा। एनसीईआरटी माता क्या कहती है? ये कहती है एनालिसिस ऑफ मेटियोराइट्स एंड कंटेंट्स में क्या कहती है? ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर compounds indicating that similar processes are occurring elsewhere in the space। यही तो बात मैंने कही कि ये क्या कह रही है? ये भी तो यही कह रही है कि केमिकल इवोल्यूशन के सिमिलर प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो स्पेस के अदर पार्ट्स में भी हो रहे हैं। हमने यही तो कहा कि भैया मेटियोराइट का एनालिसिस किया तो ये सारी चीजें मिली। ये सारी चीजें वो थी जो केमिकल इवोल्यूशन के टाइम मिली थी। जब ये सारी चीजें वो थी तो रिजल्ट यही निकला कि केमिकल इवोल्यूशन दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन जो है ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पेस, या मैं कहूं कि अदर प्लेनेट पे चल रहा है। तभी तो ये सारी चीजें बन रही है। हो सकता है आने वाले मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर में जाके वहां पे भी लाइफ का ओरिजिन हो जाए। हां कि ना? चले भैया, यहां पे अपना केमिकल इवोल्यूशन वाला पोर्शन जो था वो हुआ कंप्लीट, उसके एविडेंसेस जो थे वो हुए कंप्लीट। अब एक बहुत बड़ा सा सवाल केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी मैंने खत्म करी तब आपके सामने रखी थी। वो सवाल ये रखा था कि एक सिंपल सेल बनने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, दैट इज आज के टाइम की, प्रेजेंट टाइम की बायोडाइवर्सिटी जो थी, उस बायोडाइवर्सिटी का अर्थ पे फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बात मैंने आप लोगों के सामने छोड़ दी थी। मैं इसी के बारे में आगे बात करना शुरू करूंगा कि अर्थ पे ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज कैसे बनी, या जो करंट डेज में, प्रेजेंट डेज में हम बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बात मैं करता हूं अभी जस्ट इसके बाद। ठीक है?